नमस्कार। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे क्रिया और काल। पहले हम पढ़ेंगे क्रिया परिभाषा। जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे नेहा पढ़ रही है, ठंडी हवा चल रही है, पर्दा हिल रहा है। इन सभी में कार्य करने का पता चलता है। क्रिया का अर्थ है काम। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, बोलना, उठना, बैठना, रहना, चढ़ना, सुनना, गाना, नाचना आदि अनेक क्रियाएं हैं। प्रत्येक क्रिया या तो होती है या उसे किया जाता है। कर्ता जो काम या क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे अंशु पढ़ रही है, गीता खाती है। इन दोनों क्रियाओं के मध्य अंशु और गीता दो कर्ता का प्रारब्ध है। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिखता, लिखा, लिखेगा। इन सभी क्रिया रूपों में लिख समान रूप से मिलता है। इस समान रूप से मिलने वाले अंश को धातु कहते हैं। इसी प्रकार पढ़, आ, जल, चल, खा, गा आदि शब्द धातु हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है वे आकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अधिकतर आकर्मक क्रियाओं में कर्म कारक नहीं होता पर अन्न कारक हो सकते हैं। जैसे दादी जी मूढ़ा पर बैठी हैं, वह बिस्तर पर लेटा है। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का शाब्दिक अर्थ है कर्म के साथ जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कर्ता कर्म और क्रिया के आधार पर धोबी कपड़ा धोता है। यहाँ धोबी कर्ता, कर्म कपड़ा और धोना क्रिया है। अर्थात इसमें कपड़ा धोने की क्रिया में एक कर्ता भी किसी कर्म के साथ संलग्न है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। एक कर्मक, जिस क्रिया का केवल एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा फल खाता है, गाय पानी पीती है। उक्त वाक्यांशों में फल खाना, पानी पीना में एक एक कर्म होता है, अतः यहाँ एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे औरत पक्षियों को दाना पानी डाल रही है, सीला घड़ों में रस्सी फंसाकर पानी भरती है। उक्त वाक्यों में दाना और पानी तथा रस्सी और पानी दोहरी क्रियाएं हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। सामान्य क्रिया। कुछ क्रियाएं भाषा में रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित होती हैं, वे मूल क्रियाएं होती हैं।
ये धातु में ना जोड़कर बनती हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, आना, पाना, जाना, कूदना आदि। कोयल अब नाचेगी, माँ ने खाना खाया। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया शब्द से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य या दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है या किसी दूसरे से काम करवाता है, तो उस क्रिया को प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने बच्चों से निबंध लिखवाया। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वह पढ़ रहा है, कल मेहमान चले जाएंगे। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय अंत में जोड़ने वाला शब्दांश लगाकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रवि गाड़ी खींचकर लाया, गाड़ी वाला अनाज ढो रहा है। यहाँ खींच के पीछे कर और गाड़ी के पीछे वाला दो अन्य प्रत्यय लगाकर क्रियाएं पूर्ण की गई हैं। पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरा होने से पूर्व पाया जाता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सोएगा, वह बैठकर खाता है। यहाँ पढ़कर सोएगा में पढ़कर पहली या पूर्व क्रिया है, वहीं बैठकर खाने में बैठकर पूर्व क्रिया है और खाना दूसरी क्रिया है। अनुकरणात्मक क्रिया, कुछ क्रियाएं शब्द किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाए जाते हैं, जिसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। अनुकरणात्मक क्रियाएं जैसे गुरुजी के जैसा लिखें, महेश ने तीर चलाकर दिखाया, ये अनुकरण की प्रेरणा देती हैं। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। काल के तीन भेद होते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ताती ते हैं, है आदि आते हैं। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। विस्तार से वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है किंतु ना तो वह अपूर्ण है और ना ही अनिश्चित, अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। कुछ अन्य उदाहरण, वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है। दोनों ही सामान्य वर्तमान काल में हो रही क्रियाएं हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन विद्यालय जा रहा है, वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है, मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं है, अतः यहाँ अपूर्ण वर्तमान का है। कुछ अन्य उदाहरण, वर्षा हो रही है, अनुराग लिख रहा है, अर्थात अभी ये दोनों ही कार्य प्रारंभ हैं, पूरे नहीं हुए हैं। पूर्ण वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे वह आया है,
सीता ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में कार्य की पूर्णता का बोध होता है, इसलिए यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का बोध होता है। अन्य उदाहरण, गाड़ी खड़ी हो गई, मैं तो बैठा हूँ, मतलब क्रिया पूर्ण हो चुकी है। संदिग्ध वर्तमान काल, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही होगी, वाक्य में रही होगी से खाना बनाने की क्रिया को निश्चित रूप से नहीं कहा गया, उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान है। अन्य उदाहरण, राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा। तात्कालिक वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रही है या हो रहा है, तात्कालिक वर्तमान काल कहलाता है। जैसे पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है। संभाव्य वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। जैसे वह आया है, यह लौटा हो, वह चलता हो। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। भूतकाल के भी 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल। सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गईं, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकटभूत में या तत्काल की सूचित होती है। जैसे मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं, इसलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुआ काफ़ी समय बीता है। जैसे उसने शाम को मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। अपूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया से यह ज्ञात होता हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, रीता सो रही थी। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे तू गाया होगा, बस छूट गई होगी। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं से भूतकाल में कार्य पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। हेतु मद भूतकाल, जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने का वर्णन कारण के साथ 2 वाक्यों में दिया जाता हो, वहाँ हेतु मद भूतकाल होता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सका। जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। भविष्यत काल, भविष्यत में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह कल घर आएगा या जाएगा।
हम सर्कस देखने जाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे बच्चे गोल ठप्पा खेलेंगे, वह घर जाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही हैं। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, ये पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं होता, अतः ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। हेतुमत भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता हो उसे हेतुमत विषयक भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, जो कमाए सो खाए, वह पढ़ेगा तो सफल होगा आदि। यहाँ अंक समाप्त हुआ। अब बारी है प्रश्न अभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न।